नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है कुख्यात वीरप्पन की, और यह श्रृंखला शुरू हुई थी एपिसोड नंबर 305 से। आज हम हैं एपिसोड नंबर 324 में, और इस तरीके से वीरप्पन श्रृंखला की आज 20वीं कहानी है। तो देखिए, आज की कहानी में बहुत फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है, बस तार को जोड़ने के लिए इतना बताता हूं कि आपने एपिसोड नंबर 323 में जाना कि बेबी वीरप्पन, जिसे वीरप्पन भविष्य का दामाद मानता था, जो वीरप्पन का सबसे ज्यादा प्यारा था, वह कैंप से जब भगाया गया, या यूं कहें कि भागकर चला गया, अनुमति दी गई, उसने कैंप के भीतर ही मुंह काला किया था। उसके पैंट की जीप हमेशा खुली रहती थी, और उसने तुपाकी सिद्धम की पत्नी कुंभू के साथ कैंप के भीतर ही मुंह काला करने का जुर्म किया था। इसके बाद वीरप्पन से उसके रिश्ते खराब हो गए थे। तो बेबी वीरप्पन हाथी के दो दांत और SLR राइफल लेकर आया था। लेकिन यहां वह STF के हाथों तो नहीं मारा गया, लेकिन STF के मुखबिरों की बलि चढ़ गया, मतलब मुखबिरों ने बलि चढ़ा दी। तो देखिए, बेबी वीरप्पन के मारे जाने की खबर कई दिनों के बाद वीरप्पन को अपने कैंप पर मिली, और इस खबर ने वीरप्पन को हैरान किया, परेशान किया। वीरप्पन मानता तो बहुत था बेबी वीरप्पन को, वह इतना दुलार करता था कि मत पूछिए, परिवार का ही था। और बेबी वीरप्पन ने अपना ट्रेडमार्क भी, वीरप्पन का ट्रेडमार्क लंबी मूछें और बेबी वीरप्पन का ट्रेडमार्क लंबे बाल बने हुए थे। तो वीरप्पन हैरान था, दुखी था, लेकिन उसके लिए यह जानना आवश्यक था कि बेबी वीरप्पन को मारा किसने, इतना बड़ा कांड करने वाला कौन है, मुझे कौन चुनौती दे रहा है, यह STF का काम है या कोई और घात प्रतिघात है। तो जाहिर तौर पर जब वीरप्पन का दिमाग चला, तो सबसे पहला शक तुपाकी सिद्धम पर ही गया, क्योंकि तुपाकी सिद्धम कैंप छोड़कर गया था। तुपाकी सिद्धम की पत्नी कुंभू के साथ मुंह काला किया गया था। तो वीरप्पन ने कहा अपने लोगों से कि तुपाकी सिद्धम का पता करो, यह हत्या गुस्से में उसने ही की है, और जब वह बेबी वीरप्पन को मार सकता है तो हमें और हमारे कैंप को, हमारे गिरोह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वह बागी हो गया है, विद्रोही हो गया है। इसलिए तुपाकी सिद्धम की तलाश और तुपाकी सिद्धम को मेरे सामने लाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो जो गिरोह के सदस्य थे, जो तुपाकी सिद्धम की जानकारी थी, तुपाकी सिद्धम की जहां होने की खबर थी, वहां तुपाकी सिद्धम का पता किया जाने लगा। लेकिन तुपाकी सिद्धम वहां से भी गायब था। अब जब वहां से वो गायब था, तो वीरप्पन का शक और भी गहरा गया। वीरप्पन को लगा कि इसने ही हत्या की है, अब इसे तो तलाशना ही पड़ेगा। तो तुपाकी सिद्धम की तलाश जारी रही। लेकिन इसी बीच वो कहते हैं ना कि अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ कर जाता है, और वीरप्पन जब सुराग का पता कर रहा होता है तो वीरप्पन को जानकारी तो मिलनी ही है। और अब वीरप्पन जिस तरीके से सजा देने जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह मर्डर करते हुए, मारते पीटते हुए, गोलियां दागते हुए वीडियो बनवाता है, तस्वीरें खिंचवाता है, और तमिलनाडु के अखबारों में छपवाता है। लोगों से कहता है कि देख लो हमारी सजा कैसी है। तो खैर, तो इस सिद्धम की तलाश जारी है। इस बीच एक घटना घट जाती है जो असली सुराग वीरप्पन को दे देती है। देखिए, हमने पिछले ही एपिसोड में आपको बताया था, यह बात तो स्पष्ट है कि बेबी वीरप्पन को कांडाबेल ने मारा। जो कांडाबेल पहले वीरप्पन का सहयोगी था, लेकिन कैंप में कुछ लोगों से अनबन हुई तो वह वापस चला आया। वापस आने के बाद STF ने अरेस्ट नहीं किया, उसे अपना मुखबिर बना लिया, बहुत मजबूत मुखबिर बना, और यह मोहन नवाज का सबसे खास खबरी था। तो कांडाबेल ने ही हत्या की थी। तो वीरप्पन को जो सुराग मिला, वह सुराग इस रूप में मिला, वह कुल्ला बच्चा जो उस इलाके में हाथी के दांत का सौदागर था, हर रास्ता हाथी के दांत की खरीद बिक्री के लिए कुल्ला बच्चा के घर तक जाता था, वह कुल्ला बच्चा पहुंच गया वीरप्पन से मिलने।
कुल्ला बच्चा बीरप्पन से इसलिए मिलने को पहुंचा क्योंकि उसे भी बेबी बीरप्पन की हत्या की खबर मालूम हो गई थी, लेकिन बेबी बीरप्पन को किसने मारा उसे पता नहीं था। उसके जो 3 लड़के 3 छोरे आखिरी वक्त में बेबी बीरप्पन के साथ थे, वे भी गायब थे, पुलिस के डर से आ नहीं रहे थे। तो ये जो कुल्ला बच्चा है बीरप्पन से मिलने इसलिए पहुंचा कि वह अफसोस जता सके और यह स्पष्ट कर सके कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कुल्ला बच्चा को इस बात का एहसास है कि कहीं बीरप्पन को इस बात की जानकारी न लगी हो कि बेबी बीरप्पन मुझसे ही मिलने आया था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो ऐसे में यदि बीरप्पन को इस बात का शक होगा तो वह बदला मुझसे लेगा। तो खैर, ये कुल्ला बच्चा बीरप्पन के सामने हाजिर हुआ और उसने पूरी बात बताई। उसने कहा कि देखिए बीरप्पन को, मैं तो हैरान हूं और बेबी बीरप्पन के मारे जाने का मुझे गम है, लेकिन मेरा आश्चर्य या आप मेरी खुशकिस्मती कह लें कि मैं भी उस दिन मारा जाता। तो बीरप्पन ने पूछा कि तुम कैसे मारे जाते? तो बीरप्पन ने कहा कि मैं तो मिलने जा रहा था उससे और मुझे जाने में देर हुई, तब तक वहां गोलियां चली। तो बीरप्पन ने पूछा कि तुम्हें और क्या खबर है? तो बीरप्पन ने कहा कि मेरे 3 लड़के बेबी बीरप्पन से मिलने गए थे, हाथी का दांत देखने गए थे, मोल तोल चल रहा था। तभी कांडाबेल जो आपका पुराना आदमी है वो पहुंचा था और जब कांडाबेल और बेबी बीरप्पन की मुलाकात हो गई थी तो इसके बाद हमारे 3 बच्चे जो हमारे लड़के गए थे मिलने मोल तोल के लिए, वे दूर चले गए थे। इसी बीच गोलियां चलने की आवाज आई और उसके बाद तो बेबी बीरप्पन की मौत की खबर ही आ गई। तो जब यह कुल्ला बच्चा कहानी सुना रहा था बीरप्पन को, तो बीरप्पन अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था क्योंकि उसके सामने नई जानकारी आ रही थी। उसने मूंछों पर ताव देते हुए पूछा कि तुमने कांडाबेल के बारे में क्या कहा? तो उसने पुरानी बातें फिर दोहरा दी कि जो आखिरी वक्त में मिलने वाले लोग हैं उनमें कांडाबेल शामिल है। तो अब बीरप्पन का दिमाग चकराया। उसे लगा यह कांडाबेल जो मुझसे मिलने आया था और उस दिन मिलने आया था जिस दिन बेबी बीरप्पन की हत्या की खबर आई थी, इसने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? इसका मतलब दाल में काला नहीं बहुत काला है। उसने घुरकर अपने दूसरे महत्वपूर्ण साथी, गिरोह की दूसरे महत्वपूर्ण साथी गोविंदन की ओर देखा और गोविंदन से पूछा, मैं ठीक हूं ना? मैं जो समझ रहा हूं वह तो सच है। जिस दिन हत्या की खबर आई यह कांडाबेल मेरे पास ही था। सोचो, गोविंदन की ओर मुखातिब होकर बीरप्पन ने कहा कि कांडाबेल किस तरीके से पागलों की तरह हंसा होगा। मैं मौत की खबर से सदमा में था, दुख में था और वह झूठ अपने भीतर छुपाए हुए था। उसे समझ में आ रहा होगा कि बीरप्पन कितना बड़ा मूर्ख है। वह हंस रहा होगा कि हत्या तो मैंने की और बीरप्पन जो अपने को इतना चालाक और इतना सातिर समझता है वह तुपाकी सिद्धन को खोज रहा है। तो अब इस कांडाबेल का हिसाब तो करना होगा। अब बीरप्पन खामोश हो गया। देखिए, ये कहानी जो है, जो बाद में इस गिरोह के पकड़े गए लोग हैं, समर्पण करने वाले लोग हैं एसटीएफ के सामने, उन्होंने बताई है। तो बीरप्पन शांत हो गया और जब बीरप्पन शांत हो जाता था तो लोग समझ जाते थे कि अब करना क्या है और वो क्या सोच रहा है। तो बीरप्पन ने फैसला कर लिया था कि अब इस कांडाबेल को छील कर रख लेंगे। लेकिन कैसे? कांडाबेल तो अभी कैंप में है नहीं। तो मन में एक ख्याल आया। उसने कह भी दिया कि जाओ कांडाबेल को खोज कर लाओ, लेकिन तुरंत उसने अपना फैसला बदला। उसने मन में यह सोचा, कांटे से कांटे को काटो। तो यह जो खबर देने आया हुआ था कुल्ला बच्चा, उसे बीरप्पन ने फिर से कॉल किया। बीरप्पन ने कुल्ला बच्चा को कहा कि तुम कांडाबेल को लेकर मेरे पास आओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए, और तुम्हें लेकर आना है। वह जगह होगी केंद्रीय माबरू। कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन न कुल्ला बच्चा आया और न कांडाबेल आया। लेकिन कुल्ला बच्चा को पता था कि यदि हम बीरप्पन का आदेश नहीं मानेंगे तो बीरप्पन मेरा ही बिगाड़ देगा। इसलिए वह कांडाबेल को कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही बीरप्पन के कैंप में कांडाबेल गया, गोविंदन पहले मुखातिब हुआ। गोविंदन ने पूछा कांडाबेल से, ये बताओ
तुम किसी एसटीएफ वाले से मिलते हो क्या? तो उसने फिर से झूठ रचने, झूठ गढ़ने, झूठ बोलने की कोशिश की और कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं किसी एसटीएफ वाले से मिलता हूं। तो अब उसने फिर से झूठ बोला था। गोविंदन को गुस्सा आ गया। गोविंदन ने कांडाबेल को पटक दिया और राइफल की नोक छाती पर लगा दी। इसके बाद गोविंदन बोला, ये बता, तू बेबी वीरप्पन से मिला था? जैसे ही बेबी वीरप्पन का जिक्र आया, अब तक वीरप्पन भी आ गया था, गोविंदन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी सांसें बंद होने लगी थी। छाती पर राइफल की नोक लगी हुई थी। वह समझ गया था कि अब तो बचना नहीं है। अब वीरप्पन चिल्लाया, कुतिया के बच्चे। सोचिए, वह कह रहा है अपने ही पुराने साथी जो अब बागी हो गया है, एसटीएफ के लिए काम कर रहा है, कांडाबेल को, कुतिया के बच्चे, मैं तो बेवजह शक कर रहा था सिद्धम पर, और तुम सांप बनकर हमारी ही गोद में खबर आने के वक्त बैठे हुए थे। तुम इतने बड़े गद्दार निकले। अब कांडाबेल के पास जिंदगी तो बची नहीं थी। वह गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन माफी मिलनी कहां थी। तो अब वीरप्पन और गोविंदन ने इंट्रोगेशन शुरू किया। कांडाबेल ने कबूल कर लिया कि वह मोहन नवाज के लिए काम करता है। मोहन नवाज के कहे मुताबिक ही उसने बेबी वीरप्पन को मारा। यह भी बताया कि पहले तो बेबी वीरप्पन को वह घसीट कर मोहन नवाज के पास ले जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था, इसलिए मौके पर ही बेबी वीरप्पन की राइफल से ही बेबी वीरप्पन को खत्म कर दिया। अब फिर से वीरप्पन के सामने मोहन नवाज का नाम सामने आ गया। मोहन नवाज को हजारों गालियां बकना वीरप्पन शुरू कर चुका था और इस दरमियान कांडाबेल को पीटा जा रहा था। तभी गोविंदन ने राइफल की सेफ्टी लॉक हटाई और छाती में गोली दाग दी। कांडाबेल की मौत हो गई। तो जैसे ही कांडाबेल की मौत की खबर एसटीएफ कैंप में पहुंची, सभी के होश उड़ गए। संजय अरोड़ा, मोहन नवाज, वाल्टर डबाराम, सभी के सभी परेशान। और जितने भी वीरप्पन के बारे में खबर देने वाले, सूचना देने वाले, मुखबिरी करने वाले दूसरे लोग थे, उनके भी होश फाख्ता हो गए। देखिए, बस मौत की खबर आती तो आतंक इतना न बढ़ता। मैंने पहले के एपिसोड में भी आपको बताया है कि वीरप्पन ने एक नई तकनीक हासिल कर ली थी। पहले तो वो ऑडियो मैसेज भेजा करता था, अब वह वीडियो बनाने लगा था। तो इस बार वीरप्पन ने जिस तरीके से कांडाबेल को मारा, पहले मारा पीटा जैसे डाकू करते हैं और फिर अंतिम में गोलियां दागी, इसका पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया था। और यह वीडियो सिर्फ अपने लिए वीरप्पन ने नहीं बनाया था। इस वीडियो को बाद में उसने एक तमिल मैगजीन नक्कीरम के पास भेजा। नक्कीरम ने इसे पब्लिश किया और हिंदी में हेडलाइन यदि कहें, छपा तो तमिल में, तो हिंदी में यदि अनुवाद करते हैं तो हेडलाइन था, वीरप्पन का धोखेबाजों को इनाम। मतलब इस हेडलाइन ने और वीरप्पन ने जिस तरीके से कांडाबेल को मारा था, वह पूरी बानगी तस्वीर में छपी हुई थी। अब तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक वीरप्पन का आतंक और बढ़ गया कि वीरप्पन अपने धोखेबाजों को, जो उसके गिरोह के साथ धोखा दे रहा है, जो उसके लिए उसके खिलाफ मुखबिरी कर रहा है, उसे किस तरीके से सजा देता है। और एसटीएफ के भीतर जो झुरझुरी पैदा हो ही गई। वीरप्पन ने इसके साथ ही एक संदेश दिया और लोगों से कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, मैं वीरप्पन हूं। वीरप्पन अब अपनी इमेज बदलने की भी कोशिश कर रहा था। वीरप्पन लोगों के बीच में अपनी इमेज यह स्टैब्लिश करना चाहता था कि हम मसीहा हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम जंगल में रहने वाले लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जंगल के हक के लिए लड़ रहे हैं और सरकार मेरे खिलाफ पड़ी है। तो उसने कहा अपने लोगों के लिए कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे खिलाफ कुछ मत करो, और यदि मेरे खिलाफ कुछ करोगे तो कांडाबेल की तरह मारे जाओगे। कांडाबेल किस तरीके से मारा गया है यह तो तुमने पत्रिका में देख ही लिया। तो खैर, यह एसटीएफ के लिए बहुत बड़ा झटका था। एसटीएफ और वीरप्पन गैंग के बीच जो मुखबिर थे वे कम होते जा रहे थे। वीरप्पन उधर मजबूत होता जा रहा था। तो यह घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक की एसटीएफ चुप नहीं बैठी थी।
वह लगातार कार्रवाई कर रही थी, जो कुछ सुराग मिलता, लेकिन वीरप्पन तो मिलता नहीं था। इस बीच एक और बड़ी घटना हो गई। कोई साल भर बाद वीरप्पन गैंग का एक और डाकू, जिसका नाम था रेंगासामी, उसने एक किसान की बीवी के साथ मुंह काला कर दिया। और यह जो किसान था वह वीरप्पन के काम का आदमी था। वीरप्पन के लिए कुरियर का काम करता था, वीरप्पन के लिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराता था। तो रेंगासामी ने मुंह काला कर दिया किसान की बीवी के साथ। तो रेंगासामी बेबी वीरप्पन तो था नहीं, परिवार का था नहीं कि उसे जिंदा जाने देता। तो वीरप्पन ने फैसला किया कि रेंगासामी को मौत की सजा देंगे। और मौत की सजा कैसे देंगे? यह मौत की सजा सामान्य सजा नहीं होगी, यह मौत की सजा ऐसी सजा होगी जिसे दुनिया देखेगी। तो फिर वही तरीका। अब तक वीरप्पन गैंग के भीतर कई लोग ऐसे हो गए थे जो अच्छे तरीके से वीडियो शूट करना, तस्वीरें खींचना, ऑडियो कैसेट तैयार करना जान गए थे। तो रेंगासामी को वीरप्पन ने अपने कैंप में तरपा तरपा कर मारा, तुरंत मरने नहीं दिया, इतनी कठोर सजा दी। मौत का एक तरीका यह भी है, आप गोली मार दीजिए, लेकिन रेंगासामी को मारने का जो तरीका रहा वीरप्पन का, वह इतना क्रूर था कि पूछिए मत। दरअसल उसे तो वीडियो बनाना था और वीडियो लोगों तक पहुंचाना था। वह अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश में लगा था। बताना यह था कि यदि मेरे गिरोह के भीतर कोई ऐसा बलात्कारी है जो किसी औरत के साथ मुंह काला करने का काम करता है, तो उसे हम सजा देते हैं। और सजा कैसे देते हैं? यह ठीक उसी प्रकार से था जैसे तमिल उग्रवादी और नक्सल संगठनों में किया जाता है। तो रेंगासामी को तरपा तरपा कर मारे जाने का वीडियो तैयार किया गया और इसे भी तमिलनाडु के एक अखबार में छपवाया गया, तस्वीर सहित। हेडिंग लगी, हेडिंग तमिल में, लेकिन हम हिंदी अनुवाद करते हैं, वीरप्पन का इंसाफ, बलात्कारियों को मौत। तो यह कहा गया कि जो वीरप्पन है वह इंसाफ करता है, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता है, बलात्कारियों को मौत की सजा देता है। तो यह खबर भी एसटीएफ को मिली। खैर, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि एक सदी हुई चाल के तहत एसटीएफ तो पीछे लगी ही थी। यह खबर बहुत तेजी से फैला दी गई कि वीरप्पन की मौत हो गई है। वीरप्पन की मौत की खबर फैली, वीरप्पन के बीमार होने की खबर फैली। यह कहा जाने लगा कि वीरप्पन अब इतना बीमार है कि चल फिर नहीं सकता है। लेकिन सबसे अधिक जो खबर प्रसारित की गई जानबूझकर, वह मौत की खबर थी, ताकि एसटीएफ शांत हो जाए। और एसटीएफ के पास जानबूझकर ऐसी सूचनाएं भेजी जाने लगी कि देखिए वीरप्पन मारा गया है, मर गया है और उसका कब्र यहां है। तो कई दिनों तक एसटीएफ वाले समझते रहे कि देखिए पता नहीं कौन सी चाल है, वीरप्पन जंगल में बुला रहा है, कब्र की जानकारी दे रहा है, वहां एम्बुश लगा होगा, जाएंगे तो फिर बारूदी सुरंग फटेगा और हम हताहत होंगे। खैर, सूचनाएं आगे चलती रही। आखिरकार जब सभी रास्ते सुरक्षित पाए गए तो एसटीएफ वहां तक पहुंची जहां कब्र होने की बात बताई गई थी। एसटीएफ ने देखा कि सचमुच वहां कब्र है। कब्र को खोदा गया, वहां मनुष्य के मतलब मर्द की हड्डियों के ढांचे भी मिले। तो ये जो ढांचे मिले, ये जो हड्डियां मिली, उसने एसटीएफ को और भी कंफ्यूज कर दिया। अब इन हड्डियों को लाया गया और हड्डियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। जब फॉरेंसिक टेस्ट हुई तो इसने जो गवाही दी, जो इसने बताया, वह वीरप्पन के बारे में जुटाई गई अब तक की जानकारियों से कहीं मेल नहीं खाती थी। इसका आशय यह निकला कि यह जानकारी जानबूझकर फैलाई जा रही है कि वीरप्पन मर गया है, वीरप्पन बीमार है। इस जानकारी फैलाने का मतलब यह है कि वीरप्पन अब कुछ और बड़ा करने वाला है। वीरप्पन इतना बड़ा करने वाला है कि सभी हिल जाएंगे। तो वीरप्पन इतना बड़ा करने वाला है क्या, यह पता कर पाना, क्योंकि खबरियों का जाल जो मुखबिर हैं उनका जाल भी कमजोर हुआ है। तो वीरप्पन के बारे में, वीरप्पन के लोगों से जानना एसटीएफ की एक बड़ी चुनौती है। आगे और कुछ बड़ा होना है। आगे क्या बड़ा हुआ यह भी आपको हम बताएंगे। देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा।
एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं, बताने को कह रहे हैं, तो उस कहानी की तारीख, साल, स्थान का पता है, मतलब उस वारदात की तारीख, साल, स्थान का, तो जरूर बताइए। हमें अपनी डायरी के पन्नों में तलाशने में मदद मिलेगी। जरूरत होने पर रिसर्च टीम को भी कहेंगे। आप अपना नंबर भी लिख कर भेजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। और आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं वीरप्पन सीरीज की 21वीं कहानी के साथ कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।